नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे लोकसभा की लड़ाई की। लोकसभा की लड़ाई का आगाज हो चुका है। एनडीए का खेमा 400 पार का नारा लगाते हुए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता से वोट मांग रहा है। तो इंडिया गठबंधन के नेता भी अपने अपने हिसाब से वोटर्स को साध रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि देश का मिजाज इस वक्त क्या है। इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया है। यह सर्वे ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं। जांच एजेंसी को हथियार बनाकर मोदी विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं। प्रचंड शाब्दिक प्रहार है, उसी अंदाज में पलटवार है। शब्द बाणों की दो तरफा बौछार है। दिल्ली में शराब कांड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार है। केजरीवाल के दोनों लेफ्टिनेंट पूर्व घोषित वक्त पर यानी सुबह के 10 बजे कैमरों के सामने आए। पहले भूमिका बनाई और फिर बीजेपी पर सीधा आरोप मढ़ दिया। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया। चुनाव के बीच जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी और उसके जरिए मोदी विरोधी तमाम दल आक्रामक हैं, उससे सवाल है केजरीवाल के जेल जाने से वोटर पर क्या असर पड़ा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान होगा? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। सबसे ताजा ओपिनियन पोल में दिल्ली के लोगों का सियासी मिजाज बदला है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने किस अंदाज में जवाब दिया। कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। करीब 45 घंटे पहले दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, तब उन्होंने भी संकेतों में जोरदार वार किया। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिस वक्त मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के बहाने एक मुश्त विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधी तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने मोदी सरकार को उखाड़ने की प्रतिज्ञा दोहराई जा रही थी। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक 10वें दिन यानी 31 मार्च को रैली हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन को अवैध बताकर मोदी सरकार को बेलगाम ठहराने की कोशिश हुई। अब जरा समझिए कि वोटर्स के सियासी मिजाज पर इसका कितना असर पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। तौर पर वो आंकड़ा किसे कितना वोट, ये आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। और देखिए, वोट शेयर के लिहाज से एनडीए के खाते में 56% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ। इसके बाद जेल से केजरीवाल कई आदेश जारी कर चुके हैं। अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़कर सुनाया। आम आदमी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि केजरीवाल को जेल से भी दिल्ली वालों की फिक्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया, इसी दौरान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। अब जरा समझिए कि 3 हफ्ते में दिल्ली के वोटर्स का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर हम ट्रैकर चलाते हैं और महीने दर महीने
जो बदलाव दिल्ली के मूड में आ रहा है वो भी आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। मार्च में जो 57% था एनडीए का वोट शेयर, वो अप्रैल में 1% घट रहा है, 56% पर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी 1% की हो रही है, वो 36 से बढ़कर 37% पर पहुंच रहा है। जाहिर है केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी या कहिए कि इंडिया गठबंधन को थोड़ा फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये मामूली अंतर जीत के लिए काफी नहीं। हालांकि बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ मनोज तिवारी को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस सब के बीच जिस शराब कांड में केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत नहीं है। केजरीवाल के करीबी संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल गई। पैसे की रिकवरी कहाँ है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहाँ है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग हुई है। 1.5 महीने का अभी वक्त है। ऐसे में लोगों का सियासी मन कितना और बदलता है और किस ओर झुकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिलती दिख रही है, लेकिन जिस यूपी में 80 सीटें हैं वहां लोगों का मूड क्या है, इसे भी एबीपी सी वोटर ने जानने की कोशिश की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई। कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती, अराजकता में झोंकना चाहती, देश हित का सोच ही नहीं सकती। पहाड़ पर दहाड़ से पहले प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर की सड़कों पर समर्थकों के बीच उतरे थे। अपनों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद जब मंच पर पहुंचे तो हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में आक्रामकता थी, आत्मविश्वास था और अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्ध करने की प्रतिबद्धता थी। आपको याद रखना है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून, 4 जून, 4 जून, 4 जून। जीत की हैट्रिक वाली गारंटी के साथ सबसे बड़े वोट युद्ध में उतरे प्रधानमंत्री मोदी शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागने के बाद राजस्थान गए। वहां भी उन्होंने अपने सियासी शत्रुओं को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।
फिर से अपनी शक्ति के साथ सत्ता में वापसी का दावा दोहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है। करीब 3 हफ्ते के भीतर एबीपी न्यूज का ये दूसरा ओपिनियन पोल है और इससे ये पता चलेगा कि 3 हफ्ते में देश का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था तब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है बल्कि ज्यादातर जगहों पर कैंडिडेट्स भी घोषित किए जा चुके हैं और सियासी पार्टियां अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में देश के वोटर का सियासी मिजाज जानने के लिए अब हम आपको सबसे पहले उस सूबे में लेकर चलते हैं जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं, जहां से चुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, जिस यूपी में इस बार 80 की 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही हैं। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीत रही है या इंडिया गठबंधन एनडीए को इस बार झटका देगा? ये जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के नए सर्वे में क्या आंकड़े दिख रहे हैं। फिलहाल वोट शेयर का बड़ा आंकड़ा आपके सामने आप देख रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी 7%, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। एनडीए और इंडिया गठबंधन में इस वक्त करीब 16% का फासला है। अब जरा समझिए कि करीब 3 हफ्ते पहले क्या स्थिति थी। और यहाँ जो बड़ी बात है वो ये निकल कर आ रही है कि मार्च के आंकड़े के मुकाबले जो अप्रैल वाला आंकड़ा है वहां पर जो वोट परसेंटेज है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। दोनों ही गठबंधन के आप देखेंगे 1% का इजाफा है पिछले महीने के मुकाबले। मतलब मार्च में एनडीए गठबंधन 51% और इस बार का आंकड़ा ये कह रहा है कि ये बढ़कर 52%। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन आप देखिए मार्च में 35% और इस बार ये आंकड़ा 1% और बढ़कर 36%। अब आगे का सवाल है कि दोनों सर्वे में इस अंतर की वजह क्या है, वो भी जान लीजिए। सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। मोदी विरोधी गठबंधन ने नया आकार लिया है। पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी से रैलियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार की दूरी, और इस सब के बीच टिकट के लिए बड़ी तादाद में दल बदल हुआ। दलीय आस्था को खूंटी पर टांगकर हृदय परिवर्तन का सबसे नया प्रमाण है। टिकट की खातिर समाजवादी रेवती रमन सिंह के सुपुत्र उज्जवल सिंह ने साइकिल से उतरकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस सब के बीच पीडीए और पीडीएम में लकीर खींचकर ओवैसी ने नए अलायंस को आकार दिया। ये जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फायदा होगा। यूपी में ओवैसी ने जिस पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है वो अभी अभी इंडिया अलायंस से छिटकी है। अखिलेश यादव के साथ सीटों पर पेच फंसा था। हालांकि सीटों पर पेच समाजवादी पार्टी के अंदर भी फंसा हुआ है। अखिलेश यादव अब तक अपने 10 कैंडिडेट बदल चुके हैं। मुरादाबाद में मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर जिन रुचि वीरा को अखिलेश ने उतारा है उनका खुलकर विरोध हो रहा है। रुचि वीरा के लिए प्रचार करेंगे आप मुरादाबाद में? नहीं, रुचि वीरा जी के लिए मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। मुरादाबाद और रामपुर में खुलकर कलह। हालांकि मुख्तार का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं
वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। अखिलेश यादव ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। लंबे अरसे बाद अंसारी परिवार की समाजवादी कुनबे में वापसी हुई है। मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया, चंदौली और आजमगढ़ में असर है। ये तमाम जिले पूर्वांचल में आते हैं, जहां 22 से 24% मुस्लिम आबादी है। हालांकि अखिलेश यादव ने अब 47 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी कर रही है, लेकिन अब तक जितने भी कैंडिडेट घोषित हुए हैं यूपी में, उनमें सबसे ज्यादा मायावती ने 29 में से 9 टिकट दिए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले 1 महीने में बीएसपी के वोट में 1% की कमी आई है। बढ़ोतरी एनडीए और इंडिया गठबंधन में हुई है। यूपी में बीजेपी ने 63 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनमें से 9 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश है। मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत की। सर्वे के मुताबिक यूपी के 51% वोटर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं, जबकि 62% लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा अभी कोई दूसरा नहीं है। बिहार की राजनीति की बात करते हैं। लालू की शहजादी का नाम है रोहिणी आचार्य। 44 साल की रोहिणी पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही हैं और चुनाव लड़ने के लिए वो सिंगापुर से बिहार के सारण पहुंची हैं। रोहिणी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बनी है। रोहिणी को सबसे पहले देश ने उस वक्त जाना जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी दान की थी। रोहिणी पिछले काफी वक्त से विरोधियों पर हमला करने से लेकर देश के बड़े मुद्दों तक सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती रही हैं। लेकिन अब उनका सियासी डेब्यू होने जा रहा है और जब सारण में चुनाव प्रचार के लिए उतरी तो क्रेन के जरिए उन पर फूलों की बारिश करवाई जा रही थी। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। सारण की जमीन पर लालू प्रसाद यादव की बिटिया के लिए शहजादी जैसे ही स्वागत का इंतजाम किया गया था। ताबड़तोड़ फूलों की बारिश करवाकर ये बताया जा रहा था कि सारण की सीट पर लालू यादव की विरासत को संभालने उनकी दुलारी रोहिणी आचार्य आ चुकी हैं। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए बिहार पहुंची हैं और ये उनके चुनाव प्रचार की पहली तस्वीर है। पहली तस्वीर इसलिए क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने न तो कभी चुनाव लड़ा है और न ही कभी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल पारी का डेब्यू हो रहा है। दो अप्रैल यानी मंगलवार को रोहिणी ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। लेकिन चुनाव प्रचार शुरू करने से ठीक एक दिन पहले रोहिणी आचार्य अपने माता पिता और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंची थी। बाबा हरिहर नाथ विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां शिव और विष्णु एक ही गर्भगृह में विराजमान है और एक ही गर्भ में विराजे दोनों देव एक साथ हरिहर कहलाते हैं। सोमवार को हरिहर धाम में आशीर्वाद लेने के बाद मंगलवार सुबह ये तस्वीर सामने आई। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले रोहिणी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो चुनावी समर के लिए रवाना हो गई। अभी हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। कल बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद मिला,
माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरी सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं अब हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। पूरे रास्ते जनता उनकी गाड़ी के पीछे भागती रही। सारण की सड़कों पर भीड़ ऐसी थी कि पुलिस वालों को उसे काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दो क्रेन लगाकर रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश करवाने का इंतजाम किया गया था। रोहिणी भी इस स्वागत और जन समर्थन को देखकर अभिभूत नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। ये तस्वीर देखिए, जब उनसे बात करने के लिए न्यूज एजेंसी का माइक नहीं पहुंच पा रहा था तो वो खुद हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेती हैं और एक नेता की तरह सारण की जनता के सामने भावुक बयान देती हैं। मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी पिता की बात कर रही है। दरअसल सारण वो लोकसभा सीट है जहां से पहली बार लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। 1977 में सीट का नाम छपरा था। पहली बार लालू छपरा से लोकसभा पहुंचे थे। 1990 में जब लालू सीएम बने उस वक्त भी वो छपरा से ही सांसद थे, लेकिन मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और रोहिणी आचार्य को इस सीट से उतारकर आरजेडी बीजेपी से सीट छीनने का दावा कर रही है। आप देखिएगा अभी आसमान में उड़ने वाले लोग आसमान में ही रह जाएंगे, उनको क्या पता कि धरातल में क्या है। हम लोग का सम्मान रहता है, जो भी विभूति है। हम लोग चुनाव नहीं देखते कि चुनाव आया तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई। आज अगर कोई उनका समर्पण है तो लालू यादव जी का है। देखिए आप भी जानते हैं कि अगर सारण में विकास की बात होगी तो लालू यादव की बात होगी। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। 2009 में लालू यादव सारण से आखिरी बार चुनाव जीते थे। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू ने 2014 में इस सीट से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हरा दिया था। 2019 में भी लालू के समधी चंद्रिका राय इस सीट से हार गए थे। एनडीए का प्रत्याशी हूं, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे वहां से मौका दिया है। दूसरा कि मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूं, उनसे भी जीत चुका हूं या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी और हम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग एक साधारण सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जिसका मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना के दिया है। मेरे लिए वो चुनौती नहीं, वो मेरे अभिभावक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे। ये वही बेटी है जो भाजपा वाले अपने भगवान से लड़ते थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। और अब बेटी रोहिणी आचार्य के जरिए लालू प्रसाद अपनी खोई हुई सीट को दोबारा हासिल करने का दांव चल रहे हैं। माहौल देख करके तो लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए। मुझे इतना खुशी मिल रहा है, इतना प्यार, ये लोग इतना अपनापन है सारण की जनता मुझे दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना मुझे लगा नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पिताजी का इतना अच्छा काम जो सारण में मेरे पिताजी ने जो काम किया है वही जनता के बीच में आज भी उनके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झांसा दिया। सारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। बीजेपी ने एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन लालू यादव रोहिणी के जरिए इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद पूरा देश रोहिणी को जान गया था और उसके बाद रोहिणी लगातार पॉलिटिकल चर्चा में भी बनी रही। यानी कि पॉलिटिकल एंट्री के लिए होमवर्क तो पहले से ही शुरू हो गया था।
तस्वीर सबसे पहले देश के सामने आई थी तो लोग सिर्फ हैरान नहीं हुए थे, बल्कि एक पिता के लिए बेटी के स्नेह को देखकर भावुक हुए थे और रोहिणी आचार्य के साहस की हर किसी ने तारीफ भी की थी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रोहिणी आचार्य को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद होश में आने पर सबसे पहला सवाल लालू ने यही किया था कि रोहिणी कैसी है। पिता को किडनी दान करने के बाद से रोहिणी कभी सुर्खियों से गई नहीं। पहले बेटी के तौर पर और फिर परिवार के लिए विरोधियों पर वार करती आवाज के तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रहीं। इसी साल जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार से रिश्ता टूट रहा था, तब रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों ने ही लालू और नीतीश में दूरी की पुष्टि की थी। और फिर 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हुई राष्ट्रीय जनता दल की जन आशीर्वाद रैली में दिखाई दी रोहिणी आचार्य। मंच पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और दूसरी कतार में बैठी थी रोहिणी। इस तस्वीर ने साफ कर दिया था कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। मंच से ही लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी के किडनी डोनेट करने का जिक्र भी किया था। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। जब रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बेहद तीखा हमला किया था। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को सिंगापुर की बहू वर्सेस बिहारी प्राइड की लड़ाई बना रही है। हर पिता अपने पुत्री को आगे बढ़ते देखना चाहती है, लेकिन उस पिता को क्या पुत्री जो उनका वंश में जन्म लिया, जो बहू आई भी है, वो भी तो पुत्री और बेटी है, तो एक शक्ति को सम्मान देने के लिए दूसरे शक्ति का अपमान कैसे कर सकता है? आज बेटी को चुनाव लड़ाने गए हैं, लेकिन वहां आपकी पुतौह इंसाफ मांग रही है। वो पूछ रही है चीख चीख करके कि हमको घर से धक्के देकर क्यों निकाली।